हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि इजी एंड साइंस। फ्रेंड्स, आज किसी वीडियो लेक्चर में बीएससी इजी 7 सेमेस्टर के कंप्यूटर एप्लीकेशन इस विषय से संबंधित पार्ट 1 वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं। इसका पार्ट 2 हम कल संडे के दिन लेकर आएंगे और इस पार्ट 1 में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास किया गया है। फिर भी जो टॉपिक्स छूट जाएंगे उन टॉपिक्स को हम कल जब संडे को वीडियो लेक्चर लेकर आएंगे पार्ट 2, तो उसमें हम कवर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो नए व्यूवर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट किए हैं, अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि जब भी फ्यूचर कोई वीडियो अपलोड की जाए इस चैनल पर तो उसकी नोटिफिकेशन उन्हें आसानी से प्राप्त हो सके और वो उन वीडियो से बेनिफिट हो सके या उसे लाभ उठा सके। ठीक है। इसके साथ साथ व्यूवर से ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर उन्हें लगता है कि वीडियो लेक्चर में कोई सुधार किया जाए, ठीक है, कंटेंट में कुछ प्रॉब्लम है या वॉइस में कुछ प्रॉब्लम है या और भी किसी प्रकार कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दे सकते हैं। उस पर कार्य किया जाएगा और वीडियो को और बेटर बनाने का प्रयास किया जाएगा। तो आइए वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं और 1 बाय 1 सारे कंटेंट्स को, सारे टॉपिक्स को कवर करते चलते हैं। तो पहले हम देखते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो शब्द है, मीन्स आपका जो कंप्यूटर जो वर्ड है, ये अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति हुई है और जिसका अर्थ होता है गणना करना, यानी कैलकुलेशन करना। लेकिन कहीं कहीं पर आपने देखा भी होगा कि लैटिन वर्ड्स भी इसमें दिया जाता है और साथ ही साथ फ्रेंच वर्ड भी आता है इसमें। तो लेकिन हमने 2 से 3 स्थानों पर ऑथेंटिक हमने जो इसकी खोज की तो हमें पता चला कि ये अंग्रेजी जो शब्द है, अंग्रेजी शब्द ज़्यादा जो सही है, तो इसलिए हमने यहाँ पर अंग्रेजी शब्द दिया है। ठीक है। तो अंग्रेजी शब्द के कंप्यूट शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। ठीक है। आइए आगे चलते हैं। कंप्यूटर का विकास, हम यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ेंगे कंप्यूटर का। तो ईयर बाय ईयर, इनिशियल यानी एकदम शुरुआत से लेकर के अभी रिसेंट तक जो भी कंप्यूटर से संबंधित जो खोज की गई हैं, तो उनको हम जो इम्पोर्टेंट हैं उनको हम कवर करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम 1642 में देखते हैं। प्रथम गणना करने वाली एक मशीन बनी जिसका नाम था पास्कलाइन। ठीक है। क्या नाम था मशीन का? मशीन का नाम था पास्कलाइन। गणना करने वाली एक मशीन थी, इसका नाम था पास्कलाइन। इसका जो विकास किया था, इसको डेवलप किया था, किसने डेवलप किया था? एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ब्लेज पास्कल। तो क्या नाम था वैज्ञानिक का? वैज्ञानिक का नाम ब्लेज पास्कल। और उस डिवाइस का नाम क्या था जो कैलकुलेशन करने वाली थी? तो उस डिवाइस का नाम था जो कैलकुलेशन करने वाली थी, पास्कलाइन। ठीक है। कहाँ के थे? ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। ईयर क्या था? 1642 में। ठीक है। बस 2 से 3 चीज़ें हैं, तो आपके लगभग 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। फिलहाल उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखिएगा पास्कलाइन फर्स्ट जो है कैलकुलेटिंग डिवाइस थी और जिसको फ्रांसीसी एक वैज्ञानिक थे ब्लेज पास्कल ने इसको डेवलप किया था। आगे चलते हैं। अब ये जो पढ़ाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अंग्रेज गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने वाष्प चलित गणना करने वाली एक विश्लेषणात्मक इंजन बनाया था। ठीक है। एक विश्लेषणात्मक इंजन को डेवलप किया था एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे जिनका नाम था चार्ल्स बेबेज। इन्होंने वाष्प से चलने वाली, यानी आपका वेपर ऑपरेटिंग, ठीक है, वेपर ऑपरेटिंग कैलकुलेटिंग मशीन बनाया था और इसको इन्होंने नाम दिया था विश्लेषणात्मक इंजन। चार्ल्स बेबेज को ही फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, तो सबको मालूम ही है कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो वो है चार्ल्स बेबेज। कहाँ के थे? ये थे ब्रिटिश थे। ठीक है। चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित प्रोग्राम की जाने वाली यांत्रिक मशीन, ठीक है, तो फर्स्ट जो है आपका जो प्रोग्रामिंग कैलकुलेटिंग प्रोग्रामिंग जो मशीन थी उसका नाम था द एनालिटिकल इंजन, या इसे डिफरेंस इंजन भी कहते हैं। तो पहली जो है आपका यांत्रिक है, ये कह सकते हैं कि पहला यांत्रिक कंप्यूटर, ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो पहला यांत्रिक कंप्यूटर, चूँकि कंप्यूटर शब्द आपका कंप्यूट से लिया, इसका मतलब गणना करने वाला, तो गणना से ही संबंधित है। ठीक है। तो फर्स्ट पहला यांत्रिक कंप्यूटर, ठीक है, पहला यांत्रिक कंप्यूटर तो क्या था? तो उसको आप कह सकते हैं कि डिफरेंस इंजन या द एनालिटिकल इंजन कह सकते हैं। तो ये ज़्यादा उतना सही नहीं है, आप डिफरेंस इंजन को ध्यान दीजिए। ठीक है। द डिफरेंस इंजन जो है पहली जो है आपका यांत्रिक कंप्यूटर मशीन थी। ठीक है। आगे चलते हैं। चार्ल्स बेबेज द्वारा जो है इसको डेवलप किया गया था। ठीक है। 1890 में हरमन होलेरिथ द्वारा, ठीक है, हरमन होलेरिथ द्वारा 1890 में पंच कार्ड बनाया गया था। पंच कार्ड क्या है? पंच कार्ड एक ऐसी डिवाइस थी जिससे गणना तो किया ही जाता था, साथ साथ गणना करने के बाद वो उस गणना को स्टोर भी कर लेता था। ठीक है। स्टोरेज की भी उसमें सुविधा थी। ठीक है। तो पंच कार्ड हरमन होलेरिथ द्वारा 1890 में बनाई गई एक ऐसी डिवाइस थी जो कैलकुलेशन के साथ साथ उस कैलकुलेशन को स्टोर भी कर सकता था। ठीक है। आगे चलते हैं। 1936 में 1936 में एलन ट्यूरिंग, इंपॉर्टेंट है भाई ये, एलन ट्यूरिंग द्वारा 1936 में ट्यूरिंग मशीन बनाई गई। ठीक है। एलन ट्यूरिंग द्वारा 1936 में ट्यूरिंग मशीन बनाई गई, डेवलप की गई। और आधुनिक जो कंप्यूटर है, जो मॉडर्न कंप्यूटर है का कॉन्सेप्ट इसी से लिया गया था। ठीक है।
एलन ट्यूरिंग द्वारा जो बनाई ट्यूरिंग मशीन, इसी इसी से जो है आपका आधुनिक कंप्यूटर की का कॉन्सेप्ट लिया गया था। और एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहते हैं, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसे कहा जाता है, एलन ट्यूरिंग को। 1944 में स्वचालित अनुक्रम नियंत्रित कैलकुलेटर मार्क वन बनाया गया, ठीक है। 1944 में एक ऑटोमेटेड कैलकुलेटर बनाया गया जिसको मार्क वन कहते हैं, याद रखिएगा 1944 में। आगे चलते हैं 1945 में गणितज्ञ, इनका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। 1945 में एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था जॉन वॉन न्यूमैन। जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा 1945 में एक प्रोग्राम यानी स्टोर प्रोग्राम की एक कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट किया गया, एक प्रस्तुत किया गया, ठीक है। मतलब स्टोर करने, ठीक है, किसी भी प्रोग्राम को स्टोर करने से संबंधित एक अवधारणा प्रस्तुत की गई, किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, तो जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा। और ये ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं, अब इंपॉर्टेंट ये है, न्यूमैन ने ही, जॉन वॉन न्यूमैन ने ही बाइनरी सिस्टम और कंप्यूटर आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्ट भी दिया था। बाइनरी सिस्टम और कंप्यूटर आर्किटेक्चर कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो 1945 में गणितज्ञ जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा दिया गया था, बाइनरी सिस्टम और कंप्यूटर आर्किटेक्चर। चलिए आगे चलते हैं। 1946 में 1946 में इनियाक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। 1946 में इनियाक यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर 1946 में एक ऐसी डिवाइस थी जिसको हम फर्स्ट जो है कह सकते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या था, तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आपका इनियाक था। इनियाक यानी आपका ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, 1946 में। आगे चलते हैं 1947 में बेल लेबोरेटरी द्वारा ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया। बेल लेबोरेटरी द्वारा किसका आविष्कार किया गया, ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर का काम क्या था, ये ट्रांजिस्टर कंप्यूटर में जो वैक्यूम ट्यूब जहाँ पर काम करती थी उसी वैक्यूम ट्यूब को ये रिप्लेस किया, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब के स्थान पे ट्रांजिस्टर उपयोग की जाने लगी। 1947 में बेल लेबोरेटरी द्वारा ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया। आगे चलते हैं 1951 1951 में यूनिवैक। 1951 में यूनिवैक फर्स्ट क्या था, पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर था। यूनिवैक फर्स्ट पहला कॉमर्शियल, यूनिवैक इसमें UNIV ये जो है आपका यूनिवर्सल का है, यूनिवर्सल का, और AC जो है आपका ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो यूनिवैक आपका यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक फर्स्ट 1951 में पहला कमर्शियल कंप्यूटर बनाया गया था और इसका जो उपयोग किया गया था वो US में उस समय प्रेसिडेंट इलेक्शन हो रहे थे, तो उसके पूर्वानुमान में इसका उपयोग किया गया था और जनगणना में इसका उपयोग किया गया था। 1951 में याद रखिएगा यूनिवैक पहला कंप्यूटर, कमर्शियल कंप्यूटर, ठीक है, पहला कमर्शियल कंप्यूटर 1951 में। आगे चलते हैं 1950 में 1950 के दशक में फोरट्रान लैंग्वेज का सबसे पहले डेवलप किया गया था। तो 1950 के दशक में, ठीक है, 1950 के दशक में पहली बार जो है एक लैंग्वेज को डेवलप किया गया था, इसका नाम था फोरट्रान लैंग्वेज, ठीक है। आगे चलते हैं 1958 में जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस ने इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC या कंप्यूटर चिप का आविष्कार किया। 1958 में किसके द्वारा किया गया, जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस के द्वारा इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC का या कंप्यूटर चिप का आविष्कार किया गया। विलियम इंग्लिश ने पहले माउस का प्रोटोटाइप तैयार किया। तो माउस का प्रोटोटाइप किसके द्वारा तैयार किया गया, माउस का प्रोटोटाइप तैयार किया गया विलियम इंग्लिश के द्वारा, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं कि माउस को बनाने से पहले उसका एक मॉडल बनाया गया कि इस तरीके से माउस हो सकता है। तो प्रोटोटाइप बनाया किसने, बनाया विलियम इंग्लिश ने। 1964 में, ये इंपॉर्टेंट है, 1964 में सेमर क्रे इनका नाम याद रखिएगा, सेमर क्रे। 1964 में 1964 में सेमर क्रे द्वारा पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600, ठीक है, CDC 6600 निर्मित किया गया। पहला सुपर कंप्यूटर 1964 में किसके द्वारा बनाया गया, सेमर क्रे के द्वारा। क्या नाम था, CDC 6600, ठीक है, के द्वारा बनाया गया, सेमर क्रे के द्वारा बनाया गया पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600। आगे चलते हैं 1968 में माउस तथा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के कॉम्बिनेशन से आधुनिक कंप्यूटर की एक प्रोटोटाइप का निर्माण किया था। आधुनिक कंप्यूटर का प्रोटोटाइप किसने बनाया था, आधुनिक कंप्यूटर का प्रोटोटाइप 1968 में माउस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के द्वारा के कॉम्बिनेशन से बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया, तो ये इसको बनाया था डगलस एंजलबर्ट ने। 1968 में माउस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की सहायता से आधुनिक कंप्यूटर का प्रोटोटाइप बनाया, ठीक है। और इसके साथ साथ उसी समय इन्होंने माउस का पेटेंट भी अपने नाम करवा लिया था। किसने, डगलस एंजलबर्ट ने। तो डगलस एंजलबर्ट ने माउस का पेटेंट अपने नाम करवा लिया। आगे चलते हैं 1969 में बेल लैब ने जो है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसने डेवलप किया था, तो वो थे बेल लैब 1969 में। 1970 में इंटेल कंपनी द्वारा, ठीक है, 1970 में इंटेल के द्वारा डायनेमिक एक्सेस मेमोरी, ठीक है, डायनेमिक एक्सेस मेमोरी यानी वो DRAM 1103
1970 में इंटेल कंपनी द्वारा डायनेमिक एक्सेस मेमोरी यानी कि डी रैम 1103 चिप का निर्माण किया गया, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, 1970 में इंटेल कंपनी द्वारा क्या बनाया गया था, तो इसके द्वारा डी रैम 1103 चिप का निर्माण किया गया था। 1103 डी रैम 1103, ये आपका डी रैम 1103 चिप का निर्माण किया गया था, ठीक है। तो इसका नाम याद रखिएगा, डी रैम 1103, 1970 में किस कंपनी द्वारा, इंटेल कंपनी द्वारा। आगे चलते हैं, 1973 में जेरॉक्स टीम के सदस्य रॉबर्ट मैटकॉफ द्वारा इथरनेट का विकास किया गया। तो 1973 में जेरॉक्स टीम के सदस्य रॉबर्ट मैटकॉफ के द्वारा, तो रॉबर्ट मैटकॉफ की द्वारा क्या बनाया गया, इथरनेट को डेवलप किया गया 1973 में। ये इंपॉर्टेंट है 1975 वाला। 1975 में पॉल एलन और बिल गेट्स के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की नींव डाली गई। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाई किसने बनाई, पॉल एलन और बिल गेट्स ने। कब बनाया था, 1975 में, 1975 में। आगे चलते हैं 1976 में स्टीव जॉब्स और स्टीव जॉब्स और स्टीव वजनियाक के द्वारा जो है एप्पल कंप्यूटर की शुरुआत की गई। कब की गई, 1976 में, 1976 में। 1976 में एप्पल कंप्यूटर की शुरुआत की गई, किसके द्वारा, स्टीव जॉब्स के द्वारा और स्टीव वजनियाक के द्वारा। स्टीव वजनियाक तो स्टीव दोनों हैं, ठीक है, स्टीव बंधु हैं, ठीक है। स्टीव जॉब्स और स्टीव वजनियाक के द्वारा 1976 में एप्पल कंप्यूटर की शुरुआत की गई। 1981 में, 1981 में ऑसबॉर्न फर्स्ट विश्व का पहला पोर्टेबल कंप्यूटर बनाया गया, ठीक है। विश्व का पहला पोर्टेबल कंप्यूटर क्या है, तो वो है आपका ऑसबॉर्न फर्स्ट, 1981 में है, 1981 में है। 1981 में ही एप्सन HX20 नामक जो है एक लैपटॉप बनाया गया, ठीक है। एप्सन HX20 द्वारा नाम का जो है क्या बनाया गया, लैपटॉप बनाया गया। आगे चलते हैं, 1983 में GUI यानी ग्राफिक यूजर इंटरफेस से युक्त पहला पर्सनल कंप्यूटर एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया गया, जिसका नाम था लीजा। एप्पल कंपनी का लीजा GUI आपका ग्राफिक यूजर इंटरफेस से युक्त जो है पहला पर्सनल कंप्यूटर था 1983 में। यह भी इम्पॉर्टेंट है। गेविलोन SC पहला पोर्टेबल कंप्यूटर था जिसे लैपटॉप नाम से मार्केट में उतारा गया, ठीक है। मतलब लैपटॉप नाम जो है मार्केट में, लैपटॉप नाम से उस डिवाइस को यानी पोर्टेबल कंप्यूटर को, मतलब लैपटॉप जैसे आज कहते हैं तो लैपटॉप बहुत सारी कंपनी होते हैं, लेकिन लोग ऐसे नॉर्मली लैपटॉप नहीं लेते हैं, नाम से जानते हैं। तो लैपटॉप नाम फर्स्ट टाइम मार्केट में आया, किस नाम से आया था, तो गेविलोन SC जो कंप्यूटर था, पोर्टेबल कंप्यूटर था, इसने जो है आपका लैपटॉप नाम से उसको पोर्टेबल कंप्यूटर को मार्केट में लॉन्च किया था, ठीक है, गेविलोन SC को, ठीक है। आगे चलते हैं, टिम बर्नर ली 1990 में HTML का निर्माण किया और 1989 में ही इन्होंने WWW का आविष्कार किया था। WWW और HTML ये दोनों आपका टिम बर्नर ली के द्वारा, WWW और आपका HTML किसके द्वारा, टिम बर्नर ली के द्वारा डेवलप किए गए थे। 1993 में इंटेल कंपनी ने फिर से, इंटेल कंपनी जो थी, इन्होंने पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर बनाया, ठीक है। 1993 में इंटेल कंपनी ने पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण किया है। पेंटियम माइक्रोस्कोप किसने बनाया था, तो बनाया था इंटेल ने, ठीक है। आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, सेंगाई ब्रिन तथा लैरी पेज ने गूगल सर्च इंजन का निर्माण किसने किया, तो वो किया सेंगाई ब्रिन तथा लैरी पेज ने। आगे चलते हैं, 2004 में फेसबुक नामक सोशल नेटवर्किंग साइट मार्केट में लॉन्च की गई और उसके बाद फिर आपका 2005 में यूट्यूब नामक वीडियो शेयरिंग सर्विस की शुरुआत की गई। 2005 में यूट्यूब नामक वीडियो शेयरिंग सर्विस कब शुरू की गई, तो 2005 में की गई। और 2011 में व्हाट्सएप उसके मूल लेखक ब्रायन एक्टन और जॉन कूम द्वारा लॉन्च किया गया। 2011 में व्हाट्सएप उसके मूल लेखक किनके द्वारा किया गया, ब्रायन एक्टन और जॉन कूम के द्वारा। ब्रायन एक्टर और जॉन कूम के द्वारा व्हाट्सएप 2011 में लॉन्च किया गया, ठीक है। तो ये थी कुछ इसके जो है आपका हिस्ट्री से संबंधित, यानी कंप्यूटर की हिस्ट्री से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस, कुछ इंपॉर्टेंट खोज, कुछ डेवलपमेंट्स, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं, अगला टॉपिक है हमारा कंप्यूटर की पीढ़ी यानी जनरेशंस। तो इसमें हम जो कंप्यूटर की पीढ़ियाँ पढ़ेंगे उससे संबंधित हम कंप्यूटर की पीढ़ी पढ़ेंगे और उस पीढ़ी में कौन से आविष्कार हुआ है और उसके इंपॉर्टेंट कंप्यूटर पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं फर्स्ट जनरेशन। तो 5 पीढ़ियाँ हैं इसमें जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो 5 पीढ़ी में पहली फर्स्ट जनरेशन, इसका टाइम पीरियड है 1940 से 1956। यहाँ पर इस टाइम पीरियड में जो है आपका वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार हुआ, ठीक है। और इस पीढ़ी के जो प्रमुख कंप्यूटर हैं आपका EDISAC, EDIVAC और UNIVAC, ठीक है। EDISAC, EDIVAC और UNIVAC ये कंप्यूटर जो है आपका पहली जनरेशन से संबंधित है। सेकंड जनरेशन देखें, सेकंड जनरेशन का टाइम पीरियड है 56 से लेकर 63। यहाँ पर ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया और इस पीढ़ी के प्रमुख कंप्यूटर IBM 700, IBM 1401, IBM आपका 6020 और CDC आपका 1604, ठीक है। तो ये कंप्यूटर थे कुछ जो है आपका सेकंड जनरेशन वाले IBM के और आपका CDC का, ठीक है। अगली पीढ़ी देखते हैं थर्ड जनरेशन आपका तृतीय पीढ़ी 64 से 71। यहाँ पर IC इंटीग्रेटेड सर्किट का जो है आविष्कार किया गया, ठीक है।
और यहाँ की इस पीढ़ी के जो प्रमुख कंप्यूटर थे IBM 360, IBM 370 और NCR 395, ठीक है, 395, ये थर्ड जनरेशन के प्रमुख कंप्यूटर। आविष्कार किसका किया गया? IC का आविष्कार किया गया। आगे चलते हैं फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन का टाइम पीरियड 71 से स्टार्ट होकर के अभी तक चल रहा है फोर्थ जनरेशन, ठीक है। फोर्थ जनरेशन अभी चल रहा है। फिफ्थ जनरेशन में हम लोग एंट्री भी कर दिए हैं इसके, ठीक है। तो फोर्थ जनरेशन इसमें माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किएगा और इसके प्रमुख कंप्यूटर जो है आपका एप्पल और DCM, एप्पल और DCM, ठीक है। एप्पल और DCM फोर्थ जनरेशन के प्रमुख, एप्पल और DCM फोर्थ जनरेशन के प्रमुख कंप्यूटर हैं, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन मीन्स आपका पाँचवीं पीढ़ी में ऑप्टिकल फाइबर डिवाइस को जो है इन्वेंट किया गया। तो ये थी इसकी पीढ़ियाँ, ठीक है। सभी पीढ़ियों का टाइम पीरियड क्या है और उस पीढ़ी में जो है किस डिवाइस को खोजा गया, ठीक है, कौन से तकनीक को प्राप्त किया गया, ठीक है। और साथ ही साथ जो है उसके प्रमुख कंप्यूटर जो है उस पीढ़ी से संबंधित, तो उनको याद कर लीजिएगा। अगला हमारा टॉपिक है वो कंप्यूटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। कंप्यूटर का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जाता है, लेकिन दो प्रकार के हम वर्गीकरण यहाँ पर पढ़ रहे हैं। पहला है टेक्निक के अकॉर्डिंग और दूसरा है आपका उनकी कार्य क्षमता और साइज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पहले हम तकनीक के आधार पर स्टार्ट करते हैं। तो तकनीक के आधार पर ये तीन प्रकार के हैं। पहला डिजिटल, दूसरा है आपका एनालॉग और तीसरा है आपका हाइब्रिड। तो पहले हम पढ़ते हैं डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर ये कंप्यूटर जो होता है आपका, ये इसमें जो है इस कंप्यूटर के द्वारा हम इसका प्रयोग हम इस रूप में करते हैं कि इसमें जो सूचनाएं जो होती हैं वो असतत रूप से प्राप्त होती हैं, ठीक है। असतत रूप से सूचनाएं प्राप्त होती हैं और उसको प्रोसेस किया जाता है और फिर उसको जो है उसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो असतत रूप से जब सूचनाएं प्राप्त होती हैं फिर उसको उसमें प्रोसेसिंग की जाती है और फिर उसके बाद उसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इस टेक्निक पे जो आधारित जो डिवाइसेस होती हैं उसे हम कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। उसे कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर, समझ रहे कि नहीं। जैसे मान के चलिए अभी जो समय बज रहे हैं 7 बज रहे हैं, ठीक है। अभी 7 बज रहे हैं, 7 बजे हम अपना इंटरनेट ऑन करते हैं, ठीक है, या फिर अपना PC जो है ऑन करते हैं, कुछ सर्च करते हैं, कोई प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है, कुछ भी अपना सर्च करते हैं, कुछ भी करते हैं, ठीक है, कोई काम करते हैं। उसके बाद जो भी हम करेंगे उसका सारा जो है हमें मतलब हम कुछ इनपुट करेंगे उसमें, तो फिर उसकी प्रोसेसिंग होगी, तुरंत जो उसका आउटपुट मिलेगा, ठीक है। सब सारी चीज़ें मतलब फंक्शनिंग सब हो जाएगा। उसके बाद हम 1 घंटे बाद फिर उस अपना ये जो भी काम कर रहे थे उसको हम बंद करके फिर 1 घंटे बाद फिर से काम करते हैं। तो आप जब चाहें तो उसको सूचनाएं देंगे, वो सूचना पे उसको प्रोसेस करेगा, उसको अपना आउटपुट देगा। तो इस टेक्निक पर जो आधारित होती है उसे डिजिटल कहते हैं, ठीक है। वो कहलाता है आपका डिजिटल। मतलब ये सूचनाएं जो होती हैं वो आप असतत रूप से उसमें देते हैं, ठीक है। लगातार नहीं देते कि आप दिन रात उसमें जो है उसको चलाते रहते हैं, ठीक है। इस टाइप से नहीं होता है। मतलब जब भी आप उसको डिसकंटिन्यूअस कभी भी आप उसको इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है, उसमें इनपुट देंगे, वो उसको प्रोसेस करेगा और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेगा। तो इस टाइप से इस बेस पे यानी इस कार्य प्रणाली पर जो भी आधारित जो है कंप्यूटर होते हैं उन्हें डिजिटल कहते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। हाँ, इसका एग्जांपल देखें तो सामान्य प्रयोग में आने वाले डेस्कटॉप और लैपटॉप, ठीक है। सामान्य प्रयोग में आने वाले आपके डेस्कटॉप और लैपटॉप इसी पर आधारित हैं, डिजिटल कंप्यूटर पर, ठीक है। याद रखिएगा डेस्कटॉप और लैपटॉप, ठीक है। आगे चलते हैं एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग क्या है? जैसे हमने बताया कि यहाँ पर जो सूचनाएं दी जाती हैं वो असतत रूप से होती हैं, मतलब लगातार नहीं होती, ठीक है। वो सतत नहीं होती बल्कि असतत होती हैं। जब भी आप कहीं भी जब उसको इनपुट देंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे, उसको प्रोसेस करेगा, उसको सॉल्व करके देगा। इसमें क्या होता है, सूचनाएं लगातार दी जाती रहती हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए कोई लगा है आपका थर्मोमीटर लगा है, ठीक है। कोई थर्मामीटर है, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, ठीक है। कोई इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है, ठीक है। तो वो जो है किसी भी देश का, किसी भी क्षेत्र का जो है टेम्परेचर बता रहा है, ठीक है। तो वो लगातार कार्य कर रहा है, ठीक है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो दिखाएगा, वो बढ़ा हुआ दिखाएगा। टेम्परेचर कम होगा तो टेम्परेचर कम दिखाएगा, ठीक है। जो भी होगा तो लगातार वो कार्य करता रहता है, ठीक है। कंटिन्यूअस प्रोसेस होती रहती है, ठीक है। उसमें सूचनाएं लगातार मिलती रहती हैं और वो उसका जो है उससे प्रोसेस करके लगातार उसको जो है रिस्पॉन्स करता रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से कि जब सतत रूप से सूचनाओं के प्रसंस्करण के लिए उपयोग होने वाले कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। और इसके एग्जांपल देखें, इस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। कहाँ पर करते हैं इसका उपयोग? यहाँ पर तापमान में, दाब में, भार में, वोल्टेज, इस टाइप से जो है इन सब चीज़ों की कैलकुलेशन भी किया जाता है। ये लगातार प्रोसेसिंग होती रहती है, ठीक है। लगातार सूचनाएं प्राप्त होती रहती है, उसको प्रोसेसिंग किया जाता रहता है और इसको सॉल्व करके आउटपुट दिया जाता रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखें इसके तो एनालॉग घड़ी हो गया और एनालॉग स्पीडोमीटर इसके एग्जाम्पल हो गए। ये देखिए तीसरा देखिए हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड जो कंप्यूटर होते हैं ये डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर का कॉम्बो होते हैं, ठीक है। उसका कॉम्बिनेशन होते हैं। तो ये डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर का संयोजन होता है, उसका कॉम्बिनेशन होता है। अर्थात इसमें जो स्पीड होती है वो एनालॉग कंप्यूटर की होती है और जो मेमोरी एवं शुद्धता होती है वो डिजिटल कंप्यूटर वाली होती है, ठीक है। उदाहरण देखें इसका तो जैसे राडार प्रणाली हो गई, स्मार्टफोन हो गया और टैबलेट डिवाइस, ठीक है। तो स्मार्टफोन किस पे है, तो इस पूछ सकता है कि जो स्मार्टफोन है वो किस कैटेगरी में आता है, कंप्यूटर किस कैटेगरी में आता है, तो वो हाइब्रिड कंप्यूटर में आता है। टैबलेट डिवाइस किस में आता है, तो वो हाइब्रिड में आता है, ठीक है। और डिजिटल में क्या आएगा, डिजिटल में आपका डेस्कटॉप और लैपटॉप, ठीक है, याद रखिएगा।
आगे चलते हैं आकार एवं कार्यक्षमता के आधार पर दूसरा वर्गीकरण, ठीक है। आकार एवं कार्य क्षमता के आधार पर वर्गीकरण, तो उनकी कैपेसिटी क्या है किस हिसाब से, तो पहला इसका टाइप से वो सुपर कंप्यूटर, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर याद रखिएगा, यह प्रदर्शन एवं डाटा प्रोसेसिंग के आधार पर सबसे शक्तिशाली होते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर में बात की जाए कि सबसे पावरफुल कंप्यूटर कौन से होते हैं, तो वो होते हैं सुपर कंप्यूटर। इनका जो उपयोग किया जाता है बड़े संस्थानों द्वारा किया जाता है। और अभी वर्तमान समय की बात करें तो जापान का जो फुगाकू सुपर कंप्यूटर है वो जो है सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है पूरे विश्व में, ठीक है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर वो किस देश का है, तो वो जापान देश का है। क्या नाम है उसका नाम है फुगाकू। और उसकी जो क्षमता है वो है आपका 442 पेटाफ्लॉप, ठीक है। 442 पेटाफ्लॉप क्षमता का जापान का फुगाकू जो है सुपर कंप्यूटर इस समय दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। और भी कुछ फैक्ट इसमें जान लेते हैं। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित हैक-2m भारत में पहला कंप्यूटर था जिसे आयात किया गया था। तो इसको याद रखिएगा, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित हैक-2m नामक जो है भारत में पहला कंप्यूटर था जिसे आयात करके ले आया गया था। 1962 में पहली बार इसको बनाया गया था। 1962 में सुपर कंप्यूटर पहली बार भारत में बनाया गया था। क्या नाम था उसका नाम था टिफरैक। TIFRAC, टिफरैक। टी मीन्स आपका टाटा, आई मीन्स आपका इंस्टीट्यूट, एफ मीन्स आपका फंडामेंटल, आर मीन्स आपका रिसर्च एंड ए मीन्स आपका ऑटोमेटिक एंड सी मीन्स कैलकुलेटर। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ये टिफरैक 1962 में भारत द्वारा बनाया गया पहला कंप्यूटर था, ठीक है। सुपर कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर। आगे चलते हैं, परम 8000, ठीक है। परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था जिसे किसने बनाया था, जिसे बनाया था सीडैक ने। तो सीडैक द्वारा बनाया गया परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। सीडैक का मीन्स होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। 1990 और 91 के दशक में इसको बनाया गया था सीडैक को, जो है सीडैक द्वारा जो है परम 8000 को, ठीक है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000। अभी इस समय का वर्तमान समय का भारत का मतलब सबसे अच्छा सुपर कंप्यूटर कौन सा है, मतलब जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, तो वो है परम सिद्धि, ठीक है। परम सिद्धि भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि। ये था सुपर कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर से संबंधित कुछ फैक्ट। आगे चलते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर दूसरा है। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है आकार में बड़े होते हैं, उससे भी सुपर कंप्यूटर से भी आकार में बड़े तथा महंगे कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। महंगे इसलिए होते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा साइज़ इनकी बड़ी होती है और इनकी मतलब ये स्पीड तो उनकी नहीं होती है कि सुपर कंप्यूटर की स्पीड होती हो, लेकिन ये जो है थोड़ा सा डाइवर्स होते हैं, बड़े स्तर पर काम करते हैं। हज़ारों यूजर्स जो है एक साथ इसके साथ जुड़ सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग तो सुपर फास्ट तो नहीं होता है उस तरीके से सुपर कंप्यूटर है, लेकिन बहुत सारे यूजर्स एक साथ मिल करके इसमें काम कर सकते हैं। आइए इससे संबंधित कुछ चीज़ें जानते हैं। तो स्टोरेज क्षमता अधिक होने के कारण इसका उपयोग बड़े संगठनों, इसमें स्टोरेज जो है काफ़ी ज़्यादा होती है इसकी। तो स्टोरेज क्षमता अधिक होने के कारण इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं, तो इसका उपयोग बैंकिंग में करते हैं और बीमा संस्थानों द्वारा किया जाता है, सरकारी संगठनों द्वारा और कंपनियों द्वारा, ठीक है। बैंकिंग द्वारा, बीमा संस्थान द्वारा, सरकारी संगठन और कंपनियों। पूछ सकता है कि इन सब मतलब इनमें से कुछ भी पूछ सकता है कि बैंकिंग द्वारा कौन सा कंप्यूटर यूज किया जाता है, तो उसमें ऑप्शन दे देगा आपका सुपर कंप्यूटर, आपका मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। और फिर उसके बाद उसमें एक ऑप्शन ये भी देगा, ठीक है। तो आपको बताना होगा कि कौन सा है, तो उसमें आपका आंसर रहेगा कि ये जो है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर की क्या खासियत है एक बार फिर समझ लेते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं, इनकी स्टोरेज भी काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन ये सुपर फास्ट नहीं होते हैं। जो सुपर कंप्यूटर है हमारा किसी एक कार्य को एक बार में करेगा, लेकिन उस कार्य को बहुत तीव्र गति से करेगा, सुपर फास्ट तरीके से, मतलब उसकी क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, प्रोसेसिंग की। लेकिन ये जो हमारा ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर इसकी प्रोसेसिंग तो सुपर फास्ट नहीं होती है, लेकिन ये एक समय में कई सारे टॉपिक्स को हज़ारों यूजर्स इसके साथ जुड़ सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा होती है, आकार इसका तो बड़ा होगा ही, ठीक है। अगला है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो होते हैं इनका उपयोग छोटी कंपनियों के द्वारा या फिर फर्मों के द्वारा या कभी कभी बड़ी कंपनियों द्वारा कुछ विशेष कामों के लिए किया जाता है। हाँ, मिनी कंप्यूटर से संबंधित आप ये जो है टॉपिक पढ़िए, ये फैक्ट पढ़िए। मिनी कंप्यूटर को मिड रेंज कंप्यूटर भी कहते हैं। इसे मिड रेंज इसलिए कहते हैं क्योंकि सुपर कंप्यूटर और आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर के बाद ये आता है आपका मिनी कंप्यूटर आता है, और ये माइक्रो कंप्यूटर से ऊपर होता है कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो नीचे आपका माइक्रो कंप्यूटर, फिर उसके बाद मिनी, और ऊपर से आपका सुपर और मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। तो ये बीच में होता है, तो इसलिए इसको मिड रेंज कहते हैं, ठीक है। इसलिए कहते हैं मिड रेंज कहते हैं कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग, क्योंकि इनकी क्षमता जो है सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम होती है, लेकिन पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप आदि से अधिक होती है, इसलिए इसको मिड रेंज, मध्यम रेंज वाला, ठीक है, मिड रेंज वाला कंप्यूटर, ठीक है। तो मिड रेंज वाला कंप्यूटर कौन है, तो वो है मिनी कंप्यूटर।
अगला लास्ट देखते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, पूछ सकता है इसको, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है। माइक्रो कंप्यूटर क्या है? तो माइक्रो कंप्यूटर को सामान्य उपयोग हेतु डिज़ाइन किया गया है। ये जो आपको जो डेली यूज में जो यूज करते हैं, जैसे आपको एजुकेशन में, एंटरटेनमेंट में, या छोटे छोटे ऑफिसों में, इन सब कामों के लिए, जैसे आपके पास जो स्टूडेंट्स के पास रहता है, ठीक है, या फिर जो जो सभी लोगों के पास रहते हैं, ठीक है, डेली यूज वाले, ठीक है, तो वो जो है आपका माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर को सामान्य उपयोग हेतु डिज़ाइन किया गया है। सामान्य उपयोग हेतु डिज़ाइन करने वाला जो जो कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है, छोटे छोटे, ठीक है, आपके डेस्कटॉप, लैपटॉप, ठीक है, ये सब आते हैं इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल देखें इसमें, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, स्मार्टफोन हो गया, गेमिंग कंसोल्स हो गए, और साउंड एंड नेविगेशन आपका, तो इनको याद रखिएगा। एग्जाम्पल जो हमने दिया है, तो कभी कोई पूछ सकता है कि गेमिंग कंसोल्स जो है आपका, गेमिंग कंसोल्स किस कंप्यूटर से संबंधित है, तो आपका माइक्रो कंप्यूटर से संबंधित है। पूछ सकता है कि साउंड एंड नेविगेशन ऑफ कार, ये किस कंप्यूटर से संबंधित है, तो माइक्रो कंप्यूटर से संबंधित, तो याद रखिएगा एग्जाम्पल भी, ठीक है। आगे चलते हैं, कंप्यूटर की भाषाएँ, ठीक है। तो जो लैंग्वेजेस होती हैं कंप्यूटर में, ठीक है, तो उसको समझते हैं। तो दो प्रकार की भाषाएं हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। एक आपका निम्न स्तरीय भाषा, ठीक है, और दूसरा आपका उच्च स्तरीय भाषा। तो निम्न स्तरीय भाषा क्या है? ये मशीन कोड है, ठीक है। मशीन का जो आपका जो कंप्यूटर है, उसका कोड होता है, कोड लैंग्वेज होती है, जिसमें कंप्यूटर सिस्टम को 0 और 1 के रूप में निर्देशित किया जाता है, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम को 0 और 1 के रूप में निर्देशित किया जाता है निम्न स्तरीय भाषाओं के द्वारा। निम्न स्तरीय भाषाएं जो होती है 0 और 1 के रूप में काम करती हैं, इन कोड्स के द्वारा काम करती हैं। अब निम्न स्तरीय भाषाएं भी जो है आपका दो कैटेगरी में, पहली है मशीनी भाषाएं और दूसरा है आपका असेंबली भाषा, ठीक है। तो मशीनी भाषा क्या है? यह प्रोग्रामिंग भाषा की सबसे निम्न और प्रारंभिक स्तर की भाषा है, ठीक है। तो कंप्यूटर में सबसे निम्न स्तर की भाषा कौन सी है? तो वो है मशीनी भाषा, ठीक है। निम्न और प्रारंभिक स्तर की भाषा मशीनी भाषा है। मशीनी भाषा एकमात्र लैंग्वेज है, ठीक है, और ये जिसे कंप्यूटर सीधा समझता है, ठीक है। दूसरी है असेंबली भाषा, ठीक है। असेंबली भाषा क्या है? तो इसमें मशीनी भाषा उपयोग होने वाले अंकों की जगह, ठीक है, उसमें जीरो और एक जो यूज किया जाता था, ठीक है, इसमें 0 1 नहीं, अंकों की जगह अंग्रेजी के शब्दों और नामों, अंग्रेजी के शब्दों, नामों तथा संकेतों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर शब्दों का उपयोग किया जाता है, नामों का उपयोग किया जाता है, संकेतों का उपयोग किया जाता है असेंबली लैंग्वेज में, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा, ठीक है। तो फिर से याद रखिए, निम्न स्तरीय भाषा के दो प्रकार हैं, पहला है मशीनी भाषा, दूसरा है असेंबली भाषा। मशीनी भाषा में वही आपकी जो कोडिंग होती है, ठीक है, 0 और 1, और असेंबली भाषा में अंग्रेजी के शब्दों, नामों और संकेतों का उपयोग किया जाता है। चलिए दूसरा देखते हैं, उच्च स्तरीय भाषा। ये इंपॉर्टेंट है और इसको आपको याद रखना है। निम्न स्तरीय अभी एक बार नहीं पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो हाई लेवल लैंग्वेज है इसको आपको याद करना है, उच्च स्तरीय भाषा को। यह भाषाएँ मुख्य रूप से सिम्बल्स के रूप में, ठीक है, प्रतीकात्मक भाषाएं होती हैं, ये सिम्बॉलिक लैंग्वेज होती हैं। ये जो भाषाएं हैं आपका हाई लेवल लैंग्वेज, ये भाषाएं मूल रूप से प्रतीकात्मक यानी आपका सिम्बॉलिक लैंग्वेज हैं, जिसमें अंग्रेजी शब्दों और गणितीय प्रतीकों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अंग्रेजी शब्दों का और गणितीय प्रतीकों का इसमें प्रयोग किया जाता है, इसमें हाई लेवल लैंग्वेज में। चलिए कुछ दिया गया है, कुछ ग्रुप दिए गए हैं, कुछ उच्च स्तरीय भाषाओं के क्लासेस दिए गए हैं, कुछ ग्रुप दिए हैं। तो चलिए देखिए, पहले नाम याद रखिएगा। बेसिक हो गया आपका, फोरट्रान हो गया, PL1 हो गया, और एक और है, नीचे देख लेते हैं, 1 मिनट, एल्गोल, ठीक है। तो बेसिक, फोरट्रान, PL1 और आपका एल्गोल, ये सब क्या है? ये सब एल्जेब्रिक फार्मूला प्रोसेसिंग लैंग्वेज कहलाती हैं, ठीक है। ये बीज गणितीय सूत्र क्या कहेंगे, प्रोसेसिंग को क्या कहते हैं, प्रसंस्कृत लैंग्वेज होती हैं, ठीक है। एल्जेब्रिक फार्मूला प्रोसेसिंग लैंग्वेज क्या कहलाती हैं? बेसिक, फोरट्रान, PL1 और एल्गोल, ठीक है, ये सब इसमें आती हैं एल्जेब्रिक फार्मूला वाली, ठीक है। अगला है आपका कोबोल और RPG, ठीक है। कोबोल और RPG ये आपकी बिजनेस डाटा प्रोसेसिंग लैंग्वेज कहलाती हैं, ठीक है। कोबोल और RPG ये बिजनेस डाटा प्रोसेसिंग लैंग्वेज होती हैं, ठीक है। बिजनेस डाटा प्रोसेसिंग लैंग्वेज कोबोल और RPG, तो नाम याद रखिएगा, जिस कैटेगरी की कौन सी क्लास की कौन सी भाषा है, तो उनके नाम याद रखिए। अगला है C++ और जावा, जो है आपका, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। ये आती हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्लास में, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्लास में आती हैं C++ और जावा, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज के ये उसी के टाइप हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगला है कोडू और मिट। कोडू और मिट जो है आपका विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में यूज की जाती हैं कौन? कोडू और मिट। और एक नेक्स्ट और है LISP यानी लिस्प और प्रोलोग। लिस्प और प्रोलोग ये आपका लिस्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेज होती हैं। लिस्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेज आपकी LISP और प्रोलोग, LISP और प्रोलोग। तो एक बार इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। जो हाई लेवल लैंग्वेज है इसमें से एक क्वेश्चन आपका 100% आएगा, इसको आप ध्यान दीजिएगा, तो आपको पता हो जाए किस क्लास की कौन सी लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज में कौन सी क्लास की कौन सी लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। C++ किस में आती है, कोडू MIT किस में आती है, लिस्प और प्रोलोग किस में आती है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फिर ऊपर हम दिखाते हैं, इसको भी देख लीजिए। ये बिजनेस डाटा प्रोसेसिंग है आपका
कोबोल और आरपीजी, और ये आपका एल्जेब्रिक फार्मूला प्रोसेसिंग में आपका बेसिक, फोटोन, PL1 और आपका एल्गोल, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन इसमें से भी आने की संभावना है, कंप्यूटर भाषा अनुवादक, ठीक है। तो कुछ ट्रांसलेटर होते हैं। तो पहला है आपका कंप्यूटर भाषा अनुवादक, इसमें आपका असेंबलर, ठीक है। असेंबलर क्या करता है, ये असेंबली भाषा को मशीन कोड में, ठीक है, असेंबली भाषा को मशीन कोड में ट्रांसलेट कर देता है। कौन? असेंबलर। असेंबलर जो होता है असेंबली भाषा को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है। अगला है कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर, कंपाइलर आपका हाई लेवल लैंग्वेज को आपका लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और इसका भी वही काम होता है, ये भी हाई लेवल, लेकिन थोड़ा सा इनकी कार्य क्षमता, या कह सकते हैं कार्य क्षमता क्या बोलेंगे, कार्य करने का जो तरीका थोड़ा अलग होता है, लेकिन काम वही करते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं, तो इतना ज़्यादा डिटेल आपको नहीं जानना है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो है आपका हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में, ठीक है, और जो असेंबलर होता है ये असेंबली भाषा को जो है मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है, ठीक है। एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। असेंबलर जो है आपका असेंबली भाषा को मशीन कोड में, और हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में, कौन? कंपाइलर और इंटरप्रेटर। चलिए आगे चलते हैं, याद रखिएगा। अगला है कंप्यूटर की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की संरचना जब हम देखते हैं तो कंप्यूटर की संरचना में हमको 4 कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट है? चलिए 1 बाय 1 सारे कंपोनेंट्स को हम कवर करते हैं। तो पहला है इनपुट यूनिट, ठीक है, पहला है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट में क्या क्या आते हैं? इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें से एक क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है। इनपुट यूनिट, ये जो हम स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हैं, स्ट्रक्चर में से एक क्वेश्चन 100% आना है, ठीक है। इनपुट यूनिट में आपका जैसे पूछ लेगा कि कीबोर्ड कंप्यूटर की किस स्ट्रक्चर से संबंधित है, तो आपका इनपुट यूनिट से संबंधित है, ठीक है। माउस और स्कैनर और आपका पंच कार्ड और डिस्क, ठीक है, ये आपके इनपुट यूनिट से संबंधित है। आपका कीबोर्ड हो गया, आपका माउस हो गया, स्कैनर हो गया, पंच कार्ड हो गया और डिस्क हो गया, ये सब आपके स्ट्रक्चर, कंप्यूटर के स्ट्रक्चर के किस पार्ट से संबंधित है? आपके इनपुट है यूनिट, ठीक है। इनपुट यूनिट में ये सब आते हैं, ठीक है। मुझे लगता है ये सबको पता ही होगा, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। अगला है CPU, यानी आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के इसके 3 भाग होते हैं, ठीक है। कौन कौन से भाग होते हैं इसके? CMU होते हैं आपका, CU और LU, ठीक है। CPU मतलब यानी सेंट्रल मेमोरी यूनिट, इसका ये मेमोरी वाला पार्ट होता है। CU आपका कंट्रोल यूनिट होता है इसका, और ये आपका अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, ठीक है। तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी आपका CPU के 3 पार्ट होते हैं, CMU, CU और LU, ठीक है। याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। पूछ ले सकता है कभी कि आपका जैसे कि ये सब पूछ ले कि ALU किसका पार्ट है, तो ALU आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का यानी CPU का पार्ट है। पूछ सकता है कि CU यानी कंट्रोल यूनिट किसका पार्ट है, तो कंट्रोल यूनिट आपका CPU का पार्ट है। और पूछ सकता है कि CMU यानी आपका सेंट्रल मेमोरी यूनिट किसका पार्ट है, तो ये पार्ट है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग। तो तीनों पार्ट याद कर लीजिए। अगला है एक्सटर्नल मेमोरी यूनिट, और उसके बाद है आउटपुट। आउटपुट में देख लीजिए, इसमें स्क्रीन हो गया, इसमें प्रिंटर हो गया, और इसमें डिस्क, ठीक है। आउटपुट यूनिट, ठीक है। आउटपुट यूनिट में आपका स्क्रीन, प्रिंटर और डिस्क। चलिए आगे चलते हैं। कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी, इसमें भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कंप्यूटर मेमोरी क्या है? यह स्टोरेज डिवाइस होती है जहां डाटा या प्रोग्राम को अस्थायी या अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। अब 2 प्रकार से होता है, एक अस्थायी और एक अस्थायी, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं प्राथमिक मेमोरी, ठीक है। कंप्यूटर की जो मुख्य मेमोरी, इसे ये जो प्राथमिक मेमोरी यानी प्राइमरी जो मेमोरी होती है, इसे कंप्यूटर की मेन मेमोरी कहते हैं, और इसे कंप्यूटर की स्मृति भी कहते हैं, इसे कंप्यूटर की स्मृति भी कहते हैं। और ये 2 प्रकार की होती है। चलिए देखते हैं कौन से 2 प्रकार हैं। प्राइमरी जो मेमोरी है कंप्यूटर की, जो देखिए कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी होंगी, एक जो स्टोरेज जो स्टोर करेगी उसको परमानेंटली, एक टेम्परेरी, ठीक है। तो अस्थायी रूप से स्टोर करेगी, अस्थायी रूप से स्टोर करेगी। तो पहला है प्राथमिक मेमोरी, ठीक है, और दूसरा है आपका द्वितीयक। तो प्राथमिक में हम देखेंगे, प्राथमिक भी 2 प्रकार की है। प्राथमिक दो कौन है? रैम और रोम। रैम क्या है? रैम मीन्स आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आएगा इसमें से भी, ठीक है। रैम मीन्स आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसे अस्थायी मेमोरी कहते हैं, या इसे वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, ठीक है। अस्थायी मेमोरी या वोलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं? तो रैम को कहते हैं। रैम जो है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, अस्थायी मेमोरी या वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है। दूसरा हिट इसका टाइप प्राथमिक मेमोरी का, वो है रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। ये अस्थायी प्रोग्राम को स्टोर करने में, तो ये अस्थायी मेमोरी होती है, और ये अस्थायी होती है, ठीक है, अस्थायी प्रोग्राम को स्टोर करने में उपयोग की जाती है, ठीक है। एक बार समझ लीजिए रैम और रोम क्या है, दोनों के फुल फॉर्म तो सबको पता ही होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। ये जो आपका रैम है, इसे अस्थायी मेमोरी अथवा वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, और इसे अस्थायी प्रोग्राम, ये आपका जो रोम होता है, ये अस्थायी प्रोग्राम को स्टोर करने में प्रयोग की जाती है, ठीक है। दूसरा है आपका द्वितीयक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। द्वितीयक या सेकेंडरी मेमोरी, इसमें आपका एक्सिलरी मेमोरी, इसे जो है आपका द्वितीयक
जो मेमोरी होती है सेकेंडरी मेमोरी, इसे कहते हैं सहायक मेमोरी कहते हैं, यानी एक्सिलरी मेमोरी, या इसे अस्थाई मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सहायक मेमोरी यानी एक्सिलरी मेमोरी या अस्थाई मेमोरी कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। मेमोरी का वर्गीकरण, ये जो क्लासिफिकेशन है इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं क्लासिफिकेशन क्या है। थोड़ा सा इसको छोटा कर लें, क्योंकि छोटा करेंगे तभी समझ में आएगा। 1 मिनट और छोटा कर लेते हैं। देख रहे हैं, आप सबको दिख रहा होगा। ये जो मेमोरी है, मेमोरी को देखिए, मेमोरी की 2 कैटेगरी हैं। अभी ऊपर जो पढ़े वही है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में फिर से आप देखें तो प्राइमरी मेमोरी में आपका रैम और रोम, ठीक है। पहले रोम दिया गया है, उसके बाद रैम दिया गया है। अब रोम में आपके 3 प्रकार के रोम, तो तीनों को याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। पी रोम, ई पी रोम और आपका ई पी रोम, ठीक है। पी रोम, ई पी रोम और आपका ई पी रोम, ठीक है। डबल ई पी रोम, ठीक है। तो याद कर लीजिए इनको। रोम जो है, रोम की ये 3 जो टाइप हैं, पी रोम, ई पी रोम और आपका डबल ई पी रोम, ठीक है। डबल ई पी रोम, ठीक है। इन तीनों के नाम याद कर लीजिए चलिए फटाफट। और उसके बाद जो है देखिए इसमें रैम को देखिए। रैम जो है आपका, रैम में आपका एक स्टैटिक रैम, एक डायनेमिक रैम और एक आपका कैचे, ठीक है। तो मेनली 2 ही है आपका, स्टैटिक और डायनेमिक रैम, और अगला है आपका कैचे, ठीक है, कैचे रैम, ठीक है। फिर से एक बार पढ़िए। प्राइमरी में रैम और रोम, तो रोम आपका पी रोम, ई पी रोम और डबल ई पी रोम, ठीक है। रैम में आपका स्टैटिक रैम, ठीक है, या एस रैम को कहते हैं, और डायनेमिक रैम, तो ये आपका डी रैम, ठीक है। डी रैम से संबंधित हम पढ़े थे ऊपर, किसी को याद है कौन सा फैक्ट पढ़े थे डी रैम संबंधित, ठीक है। तो डायनेमिक रैम, ठीक है, और कैचे। दूसरा देखें सेकेंडरी देखते हैं। सेकेंडरी में ये डिस्क ड्राइव और आपका टेप ड्राइव, ठीक है। सेकेंडरी जो मेमोरी है, हाँ सेकेंडरी मेमोरी हमने एग्जांपल नहीं दिया था, तो यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में आपका जैसे डिस्क ड्राइव हो गया और टेप ड्राइव हो गया। इसमें फिर और हैं इसके, इसमें फ्लॉपी आता है, इसमें हार्ड डिस्क आता है, इसमें सी डी रोम आता है, ठीक है। सी डी रोम भी 2 प्रकार होता है, रीड ओनली और रीड राइट, ठीक है। सी डी रोम जो है आपका रीड ओनली और रीड राइट। तो ये एग्जांपल इसको देख लीजिए सेकेंडरी मेमोरी के। सेकेंडरी मेमोरी में आपका डिस्क ड्राइव और टेप ड्राइव। डिस्क ड्राइव के फिर से भाग हैं इसके, तो फ्लॉपी है इसका, हार्ड डिस्क है और सी डी रोम है। सी डी रोम में आपका रीड ओनली और रीड राइट दोनों, ठीक है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ना, इसके जो एग्जांपल हैं इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछ सकता है इसमें से, क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं, ठीक है। अब लास्ट इसका पॉइंट बचा है आज के इस वीडियो लेक्चर का। चलिए इस लास्ट टॉपिक को कवर कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम कल पढ़ेंगे जो भी इसमें से चीज़ें रह गई हैं पढ़ने के लिए। लास्ट हमारा जो टॉपिक है मेज़रमेंट ऑफ मेमोरी, ठीक है। मेमोरी को हम किस यूनिट में मापते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी यूनिट्स इसमें दी गई हैं। पहले जो है यहाँ पर इधर दिया गया है, इसमें कौन सी वो यूनिट है, उसका सिंबल क्या है, और उसको हम किस में उसका मतलब क्या कह सकते हैं कि क्या कहेंगे, उसकी मेज़र क्या होती है, ठीक है। तो इधर दिया गया यूनिट यानी एक बिट का जो सिंबल होता है वो स्मॉल बी होता है, और इसको हम 0 और 1 में नापते हैं, ठीक है। 0 और 1 के रूप में मापते हैं। अगला है आपका निब्बल इसका कोई सिंबल नहीं है, और एक निब्बल बराबर होता है 4 बिट, ठीक है। एक निब्बल बराबर होता है 4 बिट, तो याद रखिएगा, ठीक है। अगला है आपका बाइट। एक बाइट बराबर होता है 1 बाइट इज इक्वल, इसका सिंबल है कैपिटल बी, इसको सिंबल इसका कैपिटल बी है, और एक बाइट बराबर आपका 8 बिट, ठीक है। एक बाइट बराबर 8 बिट्स, यानी 8 बिट जो है मिलकर एक बाइट बनाते हैं, ठीक है। 8 बिट बराबर आपका एक बाइट, ठीक है। बिट और बाइट में डिफरेंस समझिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। एक बाइट बराबर 8 बिट, ठीक है। अब यहाँ से तो सब जानते होंगे, वो थोड़ा सा बेसिक था, वो हमको लगता है कुछ लोगों को ना पता रहा होगा। 1 KB बराबर होता है, 1 किलोबाइट बराबर आपका 1024 बाइट, ठीक है। 1 KB बराबर 1024 बाइट। 1 MB बराबर आपका 1024 किलोबाइट, ठीक है। अब यहाँ पर किलोबाइट। 1 GB बराबर, इधर सिंबल दिए गए हैं इन सबके। 1 GB बराबर आपका 1024 MB। 1 टेराबाइट बराबर 1 TB बराबर 1 TB बराबर 1024 GB। 1 PB बराबर आपका 1024 TB, ठीक है। और एक आपका एक्साबाइट बराबर 1 एक्साबाइट बराबर 1 EB बराबर 1 EB बराबर होता है आपका 1034 PB, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लीजिए इसको। 1 KB बराबर आपका 1 KB बराबर 1024 बाइट के, और 1 MB बराबर 1024 किलोबाइट के, और 1 GB बराबर आपका 1024 मेगाबाइट के। 1 TB बराबर आपका 1024 GB के, और 1 पेटाबाइट बराबर आपका 1024 TB के, और 1 एक्साबाइट बराबर 34 हो गया है, ये 24 होना चाहिए, सॉरी गलत हो गया है, समझ लीजिए 1024 है, ठीक है। 1024 PB के, ठीक है। तो ये थी इसकी यूनिट, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। जल्द ही एक हम नए वीडियो के साथ
जल्द क्या कल ही लेकर आएंगे एक नया वीडियो, इसका पार्ट 2 ले आएंगे। और इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें अभी रह गई हैं जिनको हमको पढ़ना है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है इसमें, ठीक है, और कंप्यूटर कुछ एब्रीविएशंस पढ़ना है और कुछ न्यूमेरिकल संबंधित, ठीक है, चीज़ें पढ़नी है। तो वो सब चीज़ें हम कल के वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे पार्ट 2 में। तो फ्रेंड्स इसको एक बार या 2 बार इसको आप ध्यान से समझिएगा, देखिएगा। वैसे सब बेसिक चीज़ें हैं, तो लगभग हमें नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होने वाली है आपको इसको पढ़ने में। तो जल्द ही आपसे मुलाकात करते हैं कल के वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई ऐसे ही जारी रखिए और अपने एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से कंडक्ट कीजिए। जय हिंद।